वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पार्लियामेंट के ऑफिसर्स, उनके पावर्स और उनके रिमूवल के प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। हम राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन से शुरू करेंगे, फिर लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में जानेंगे। साथ ही हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, वोटिंग के तरीके और पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में भी समझेंगे। ये सब टॉपिक्स एसएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिए और समझिए। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 89 राज्यसभा के अधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा। तो चलिए 89 से शुरू करते हैं। 89 से ऑफिसर्स शुरू होते हैं। ऑफिसर्स का मतलब है पार्लियामेंट के ऑफिसर्स। राज्यसभा में ऑफिसर्स होते हैं चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। आर्टिकल 89 में लिखा है, जो आर्टिकल नंबर 64 में भी लिखा है, कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, यानी राज्यसभा के चेयरमैन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। वाइस प्रेसिडेंट यानी जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। और एक डेप्यूटी चेयरमैन भी होगा। हम उनकी मदद करने के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर वो वहाँ नहीं है तो उनकी एब्सेंस में काम आ सकता है। चेयरमैन राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन का चुनाव, इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन को कौन चुनता है? राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि सभी एमपीज यानी पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स, लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हें चुनते हैं। लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन को राज्यसभा चुनेगी। हमें ये बात याद रखनी होगी, जो मैंने आपको पहले ही बता दी है, कि राज्यसभा के चेयरमैन यानी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पार्ट नहीं होते हैं या राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन की पदोक्ति, वेकेशन ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन सीट, 90% वेकेशन, डेजिग्नेशन, डेप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल। तो वेकेशन कैसे हो सकता है? उनकी सीट वेकेंट कैसे हो सकती है? अगर वो रिजाइन कर दें, उन्हें रिमूव कर दिया जाए, या उनकी डेथ हो जाए, या उनका टर्म खत्म हो गया हो। अब हम जानते हैं कि टेन्योर 5 साल का होता है। किसका टेन्योर 5 साल का होता है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट का। अगर डेप्यूटी चेयरमैन की बात करें तो क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर हैं, तो उनका टर्म पीरियड 6 साल का होगा, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म 6 साल का होता है। राज्यसभा का टर्म 2 साल का नहीं होता है, क्योंकि वो एक परमानेंट हाउस है, एक कंटिन्यूइंग चेंबर है। उसे सेकंड चेंबर भी कहा जाता है। आप जानते हैं, ये लोअर हाउस है, हाउस ऑफ पीपल, ये आपका लोकसभा है। और सेकंड चेंबर, हाउस ऑफ एल्डर्स, परमानेंट हाउस, ये आपका राज्यसभा है। त्यागपत्र, रेजिग्नेशन। अब रेजिग्नेशन किसे देते हैं? डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन को देते हैं। और वीडियो पॉज करके सोचिए कि चेयरमैन किसे देगा? चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है, तो ऑब्वियसली ये इंडिया के प्रेसिडेंट को ही देंगे। रिमूवल की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिमूवल। उनका रिमूवल कैसे होता है? वो इफेक्टिव मेजॉरिटी से होता है। अब राज्यसभा के चेयरमैन का रिमूवल यानी वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल, हमने पढ़ा है कि ऐसे रेजोल्यूशन को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने का रेजोल्यूशन कहा जाता है। ये रेजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में शुरू हो सकता है और राज्यसभा में ही इनिशिएट हो सकता है। उनके रिमूवल का रेजोल्यूशन लोकसभा में पास नहीं हो सकता है, क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोकसभा का वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरमैन के रिमूवल में कोई रोल नहीं है। राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए और उसके बाद ये लोकसभा में जाएगा, जहां इसे सिंपल मेजॉरिटी से पास होना होगा। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। डेप्यूटी चेयरमैन की शक्तियां, पावर्स ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन की शक्तियां क्या हैं? यहाँ लिखा है। और डेप्यूटी चेयरमैन के पास कुछ और शक्तियां भी हैं। जब चेयरमैन राज्यसभा की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, तो डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के किसी अन्य सदस्य की तरह होते हैं। लेकिन अगर कोई चेयरमैन नहीं है, वो एब्सेंट है या सीट वेकेंट है, तो ऐसे में डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन बन जाते हैं। अध्यक्षता पर प्रतिबंध। चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन अपने खिलाफ मोशन के दौरान अध्यक्षता नहीं कर सकते। उनके खिलाफ रिमूवल मोशन के दौरान प्लीज ये याद रखिए कि अगर उन्हें रिमूव करने का मोशन चल रहा है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने की प्रक्रिया चल रही है, जैसे अभी कुछ समय पहले जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाना चाहते थे, वैसे उसे इम्पीचमेंट नहीं कहते बल्कि रिमूवल कहते हैं। कांग्रेस उसके लिए रिमूवल मोशन लाना चाहती थी, जो शुरू नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप सोचें, अगर वो शुरू हो जाता तो जगदीप धनखड़ राज्यसभा में अध्यक्षता नहीं कर पाते। उन्हें अध्यक्षता करने का कोई अधिकार नहीं था।
एक बात याद रखिए कि अगर डेप्यूटी चेयरमैन अध्यक्षता कर रहे हैं और चेयरमैन नहीं है तो उन्हें भी कोई अधिकार नहीं है। आर्टिकल 93 स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। अब यहाँ से हमने पार्लियामेंट के ऑफिसर्स से शुरू किया। यहाँ हमने राज्यसभा के ऑफिसर्स के बारे में देखा। अब यहाँ हम लोकसभा के ऑफिसर्स के बारे में देखेंगे। जैसे वहाँ चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, यहाँ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, यानी एक चेयरमैन और एक डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। दोनों लोकसभा के मेंबर्स द्वारा चुने जाते हैं और लोकसभा के मेंबर्स में से ही चुने जाते हैं, यानी दोनों लोकसभा के मेंबर होते हैं। स्पीकर जनरली रूलिंग पार्टी से आता है, डेप्यूटी स्पीकर जनरली ऑपोजिशन पार्टी से आता है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो। जनरली एक कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। और डेप्यूटी स्पीकर तो राइट नाउ ये सीट 2014 से वेकेंट पड़ी है। 2014 से सरकार ने डेप्यूटी स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर का कोई इलेक्शन नहीं कराया है, जिसकी वजह से हंगामा है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि लगभग 11 साल हो गए हैं और लोकसभा में कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। तो आपको पता है वहाँ ओम बिरला हैं। इससे पहले एनडीए में सुमित्रा महाजन हुआ करती थी। अगर मैं 2014 से आगे की बात करूं तो सुमित्रा महाजन, उसके बाद ओम बिरला हैं। हाटी रेजिग्नेशन वेकेशन समय की अवधि। आर्टिकल 94 में हम वेकेशन, रेजिग्नेशन और लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे इसके बारे में पढ़ते हैं। जनरली जल्दी से गैस कीजिए, याद कीजिए कि वो कौन थे। याद कीजिए कि वो कौन थे। वो जीवी मावलंकर थे। वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। आर्टिकल 94 वेकेशन, रेजिग्नेशन, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का रिमूवल की बात करता है। फिर से वेकेशन कैसे क्रिएट हो सकती है? उन्हें रिजाइन करना चाहिए, उन्हें रिमूव किया जाना चाहिए, उनका टर्म खत्म हो गया हो या उनकी डेथ हो गई हो। फिर वो एक दूसरे को रेजिग्नेशन देते हैं, मतलब स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को। और हमेशा याद रखिए कि उन्हें रिमूव करने के लिए भी उसी तरह की मेजॉरिटी की जरूरत होती है जैसे हमने वहाँ देखा था। पार्लियामेंट के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन को रिमूव करने के लिए राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत होती थी। उन्हें रिमूव करने के लिए लोकसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत होती है और राज्यसभा में उनके रिमूवल का रेजोल्यूशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ लोकसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत होती है, उसी हाउस में। एक्टिंग स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर 95 में आते हैं। देखिए, जब स्पीकर हाउस की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, ओम बिरला बैठे हैं। अभी डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, लेकिन मान लो कि अगर होते तो वो बाकी मेंबर्स के बीच में बैठते और उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं होती। उनके पास पावर तभी आती है जब स्पीकर एब्सेंट होते हैं या सीट वेकेंट होती है और वो जाके स्पीकर की सीट पर बैठते हैं। अगर मैं एक्टिंग स्पीकर की बात करूं तो एक बात याद रखने की है कि प्रोटेम स्पीकर भी कुछ होता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? वो टेम्पररी स्पीकर होता है जिसका काम सिर्फ ओथ एडमिनिस्टर करना होता है, यानी न्यूली फॉर्म्ड लोकसभा में किसी को ओथ दिलाना। तो न्यूली फॉर्म्ड लोकसभा यानी नई दुल्हन आई है तो उसे घर में वेलकम करने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि अब स्पीकर के लिए इलेक्शंस होते हैं और तभी स्पीकर चुना जाता है। अब अगर इलेक्शंस हैं तो वोटिंग होगी। वोटिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक आपने ओथ नहीं ले ली, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे कि अगर आपने ओथ लिए बिना किसी वोटिंग और कार्यवाही में पार्टिसिपेट किया तो 500 रुपए का फाइन लगेगा पर डे। तो आप वोट नहीं कर सकते। आपको स्पीकर को इलेक्ट करना है, स्पीकर खुद आपको ओथ एडमिनिस्टर करेगा। तो ये बहुत बड़ी आयरनी है। तो ऐसे में क्या होता है, प्रेसिडेंट को ये पावर दी जाती है कि वो इनमें सीनियरिटी देकर सबसे सीनियर, एज से नहीं बल्कि एक्सपीरियंस से उसे प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करे और वो सबको ओथ दिलाएं। आप उन्हें राष्ट्रपति भवन बुलाकर ओथ दिलाएं और वो सबको ओथ एडमिनिस्टर करेंगे और सबको ओथ एडमिनिस्टर करने के बाद वो स्टेप डाउन कर देंगे। ये लोग स्टेप डाउन कर देंगे, वो अभी यहीं रहेंगे। वो अपने आई को ऐसे बनाएंगे जैसे वो परमानेंट स्पीकर बन गए हैं, फिर वो साइड में हो जाएंगे और उनका परमानेंट स्पीकर आ जाएगा। तो ये है प्रोटेम स्पीकर। प्रेसिडेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। अगर दोनों एब्सेंट हैं, रॉन्ग वीकेंट, एब्सेंट नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सिर्फ एक शब्द है। आप कहोगे 19-20 का डिफरेंस है, लेकिन वो मीम 19-20 के डिफरेंस के बारे में आप इमेजिन कर सकते हैं। उसी तरह आपको एक अच्छा ड्रिंक दिया जाएगा या आपको पीटा जाएगा। अगर आप 19-20 का डिफरेंस ऐसे कहेंगे तो ठीक है, 19-20 का कोई डिफरेंस नहीं है। एक बड़ा डिफरेंस है अगर दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स यानी आपके स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर दोनों एब्सेंट हैं। एब्सेंटी है जो पहले लिखा था। तो ऐसे में लोकसभा 10 चेयरपर्सन्स का पैनल अपॉइंट करती है, जिसे पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स कहा जाता है। अगर दोनों एब्सेंट हैं तो उनमें से कोई एक आके उस सीट पर बैठेगा।
लेकिन अगर दोनों वेकेंट हैं तो ऐसे में प्रेसिडेंट लोकसभा में से किसी मेंबर को अपॉइंट करते हैं और उन्हें स्पीकर बनाते हैं। डिफरेंस ये है कि एब्सेंट का मतलब है कि वो टेम्पररी वहाँ नहीं है, वो बीमार हैं या कहीं बाहर चले गए हैं, किसी दूसरे देश में चले गए हैं, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है या कुछ हो गया है, वो टेम्पररी अभी वापस आ जाएंगे। वेकेंट का मतलब है कि वो अब चले गए हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे गया है, उन्हें रिमूव कर दिया गया है, उनका टर्म खत्म हो गया है या उनकी डेथ हो गई है, तो वैकेंसी है। अध्यक्षता पर प्रतिबंध 96%। और यहाँ भी वही होता है राज्यसभा के केस में, अगर दोनों एब्सेंट है, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, तो ऐसे में वाइस चेयरपर्सन का पैनल होता है। राज्यसभा में इसमें 6 लोग होते हैं, मैक्सिमम उन 6 में से एक आके अध्यक्षता करने के लिए बैठता है। फॉर क्लियर। और अगर दोनों एब्सेंट हैं, वेकेंट हैं, तो प्रेसिडेंट किसी को टेम्परेरी चेयरमैन अपॉइंट करेंगे। राज्यसभा के केस में अगर दोनों एब्सेंट हैं, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, तो ऐसे में वाइस चेयरपर्सन का पैनल होता है। राज्यसभा में इसमें 6 लोग होते हैं, मैक्सिमम उन 6 में से एक आके अध्यक्षता करने के लिए बैठता है। फॉर क्लियर। और अगर दोनों एब्सेंट हैं, वेकेंट हैं, तो प्रेसिडेंट किसी को टेम्परेरी चेयरमैन अपॉइंट करेंगे। रिमूवल मोशन के दौरान अध्यक्षता पर प्रतिबंध। जब आपका रिमूवल मोशन चल रहा है, जैसे वहाँ था यहाँ भी है, तो आप अध्यक्षता नहीं कर सकते। नीचे आकर सबके बीच में बैठिए, क्योंकि आप अपने ही केस के जज नहीं हो सकते, जो कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं, इज़न्ट इट? स्पीकर और चेयरमैन का वेतन। अगर हम 97 की बात करें, तो स्पीकर और चेयरमैन की सैलरीज और अलाउंसेस दिए गए हैं, जो वो खुद डिसाइड करते हैं, यानी पार्लियामेंट डिसाइड करता है। पार्लियामेंट का सचिवालय, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। 98 सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट सेपरेट है। सेपरेट सेक्रेटेरिएट्स हैं, सेपरेट ऑफिसेज हैं, जो डे टू डे वर्किंग्स में असिस्ट करते हैं। अगर आप कभी हाउस को देखेंगे, तो कुछ ऑफिसर्स यहाँ बैठते हैं, वो सेक्रेटेरिएट का पार्ट होते हैं, जिन्हें दोनों हाउसेस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपने रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं। संसद में वोटिंग और अन्य नियम, वोटिंग इन पार्लियामेंट एंड अदर रूल्स। सदन में वोटिंग का तरीका, मेथड्स ऑफ वोटिंग इन द हाउस। वोटिंग बोलकर भी हो सकती है। अगर आपने कभी सुना हो कि जो लोग पक्ष में हैं, जो लोग पक्ष में नहीं है, आप पक्ष में हैं, नो पक्ष में नहीं है, और मुझे लगता है कि आज जीत गया और बिल पास हो गया। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि भाई मुझे लगता है आज जीत गया बिल पास हो गया? तो ऐसे वोटिंग होती है। तो अगर ओम बिरला जी कहेंगे कि इसके पक्ष में कौन है, तो ए वाले चिल्लाएंगे, इसके खिलाफ कौन है, नो वाले चिल्लाएंगे। तो जिसकी आवाज ज्यादा तेज होगी वही जीतेगा। अगर मान लो एक ही आवाज ज्यादा तेज है, तो वो 2 बार कहेंगे आज जीत गया और बिल पास हो गया। या जिस चीज के लिए भी वोटिंग हो रही होगी ऐसे ही होगी। क्या सिर्फ सुनकर वोटिंग हो जाएगी? हाँ, अगर लगे कि एक तरफ बहुत ज्यादा मेजॉरिटी है, या तो ए की तरफ या नो की तरफ, तब ठीक है। अगर यस नहीं है, आ है, तो उस पर्सन को विक्ट्री दे दी जाती है। लेकिन अगर कोई मेंबर कहता है कि नहीं, हमें नहीं लगता कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, मुझे लगता है नो वाले ज्यादा हैं, तो वोटिंग होती है। सभी एक एक करके वोटिंग करते हैं। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। लेकिन ये याद रखना होगा कि जब रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा हो, तो लोकसभा के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर अध्यक्षता नहीं कर सकते। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इन लोगों को कास्टिंग वोट मिलता है। 2 तरह के वोट्स होते हैं, एक वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस होती है और एक कास्टिंग वोट होती है। फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब है कि मेंबर्स बैठे हैं, ठीक है, जो भी राइट नाउ वोट कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, लोग वोट करते हैं, वो आराम से बैठकर देखते हैं। सपोज 50-50 हो गया, तो किसी मेंबर ने कहा कि हमें लगा था नो जीतेगा, वोटिंग होनी चाहिए, पर पता चला कि 50-50 डिवाइडेड है, तो ऐसे में कास्टिंग वोट देने की पावर स्पीकर को दी गई है। डिसाइडिंग वोट, आप जहां वोट कास्ट करेंगे वो जीत जाएगा। नॉर्मली आप वोट नहीं करेंगे, लेकिन अगर इक्वालिटी वोट है तो आप वोट करेंगे। रिमूवल मोशन के दौरान वोटिंग, अगर उनके रिमूवल के रेजोल्यूशन चल रहा है, तो वो आके यहाँ बैठेंगे, अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो क्या उनके पास कास्टिंग वोट है? नहीं, क्योंकि वो यहाँ बैठे हैं। तो क्या उनके पास वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस है? एब्सोल्युटली। इवन अगर रीलोकेशन चल रही है तब भी, लेकिन कास्टिंग वोट डेफिनेटली राज्यसभा के चेयरमैन को जाएगा, प्लस वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस भी उन्हें जाएगा। याद कीजिए क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है। जो मेंबर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, वो वोट नहीं कर सकता। आप सिर्फ उसी हाउस में वोट कर सकते हैं जिसके आप मेंबर हैं। ये आर्टिकल नंबर 88 कहता है। यही अटॉर्नी जनरल, मिनिस्टर्स के राइट्स के लिए भी है। अगर आप अटॉर्नी जनरल को याद करें, तो वो कार्यवाही में
पार्ट ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी हाउस के मेंबर नहीं हैं। कोरम गणापूर्ति। आर्टिकल 100 का क्लॉज 1 कोरम की बात करता है, जिसे हिंदी में गणापूर्ति कहते हैं। इसमें कहा गया है कि 1/10 यानी 10% टोटल मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए हाउस की कार्यवाही चलाने के लिए। अगर नहीं है तो ऐसे में क्या होगा, स्पीकर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर। क्योंकि ये दोनों हाउसेस के लिए वैलिड है तो स्पीकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाउस को अडजर्न कर देंगे। अब मैं समझाऊंगा अडजर्न क्या होता है, अभी थोड़ा वेट करो। सीट का वेकेंट होना, वेकेशन ऑफ सीट्स। 101 सीट्स वेकेंट होने की बात करता है कि किन केसेस में सीट वेकेंट हो सकती है। ड्यूअल मेंबरशिप, मतलब अगर कोई लोकसभा का मेंबर है और उसे राज्यसभा की मेंबरशिप भी मिल गई है, या उसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों की मेंबरशिप मिल गई है, यानी वो दोनों का मेंबर बन गया है, तो उसे स्टिपुलेटेड टाइम में यानी 2 महीने में बताना होगा। अगर नहीं बताता है तो क्या होगा? अगर आप नहीं बताते हैं तो आपकी राज्यसभा की मेंबरशिप ले ली जाएगी। 2 सीट्स पर जीतना। अगर आप लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हैं और आप लेजिस्लेटिव असेंबली यानी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर भी बन गए हैं तो आपको बताना होगा, नहीं तो आपकी पार्लियामेंट मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। अगर आप सेम हाउस में 2 सीट्स पर इलेक्शन जीत जाते हैं, जैसे मोदी जी 2 सीट्स पर इलेक्शन लड़ते हैं, राहुल गांधी 2 सीट्स पर लड़ते हैं, अगर वो दोनों सीट्स पर जीत जाते हैं तो उन्हें बताना होता है कि वो कौन सी सीट रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं तो आपकी दोनों सीट्स वेकेंट हो जाएंगी। एब्सेंटीइज्म। अगर आप 60 दिन से ज्यादा एब्सेंट रहते हैं, अगर हाउस की कार्यवाही चल रही है और आप उस हाउस की कार्यवाही में 60 दिन से ज्यादा एब्सेंट हैं, तो आप बिना बताए हाउस चले जाते हैं और आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। एमपीज की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में है कि किन केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन होगा। अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, याद रखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। अनसाउंड माइंड, आप पागल हो गए हैं, आप समझने में असमर्थ हैं कि आपके साथ कुछ हो रहा है। इंसॉल्वेंसी, मतलब आप बैंकरप्ट हो गए हैं, जैसे विजय माल्या। विजय माल्या को जानते हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर थे, राज्यसभा के मेंबर थे और वो बैंकरप्ट भी हो गए थे। राज्यसभा के टर्म के दौरान नहीं बल्कि उसके बाद। क्या हम ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी जेब भरेंगे और अपने लोन्स रीपे करेंगे। अब उसका मेन फोकस उसी पर रहेगा। अगर आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और आपने इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस कर दी है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं 10th शेड्यूल के तहत, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। ऐसे बहुत से क्राइटेरिया हैं जिनके तहत आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। पहला क्राइटेरिया ये है कि आपने वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी जिससे आप इलेक्शन जीते थे और किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो गए। पार्टी बदलना, आप इलेक्शन जीते थे, इम्पार्शियल दैट इज इंडिपेंडेंट, आप किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, इसलिए लोगों ने आपको वोट दिया, लेकिन आपने पार्टी चेंज कर ली। लोकसभा अगर कोई एनडीए में चला जाता है दैट इज बीजेपी या कांग्रेस। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, एक नॉमिनेटेड मेंबर, और वो क्या करता है कि वो 6 महीने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है। राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए 6 महीने की टाइम लिमिट दी जाती है कि आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप 6 महीने के बाद ऐसा नहीं कर सकते। मैं यहाँ रीजंस पर डीपली डेवलप नहीं करूँगा, ये एक डिटेल्ड क्लास नहीं है, ये रिविजन क्लास है। तो ये 3 चीजें हैं। और चौथा, अगर आप विप के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लोगों में से किसी एक को अपॉइंट करती है जिसे विप कहा जाता है, जो डायरेक्शंस देता है। भाई अब ये लोग, मुझे लगता है इन्होंने अपने लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा और वो व्हाट्सएप ग्रुप में कहते होंगे, सुनिए अभी मोदी जी ने ये कहा है, सबको एक ही ट्यून में ये बात कहनी है मीडिया में, या मोदी जी के लोग सुनिए राहुल गांधी ने भी ये कहा है, तो अब हम सब लोगों को ये करना है, ध्यान से सुनिए। तो ये कौन कहता होगा? मोदी जी ये नहीं कहते होंगे। विप के रूप में कोई है, वो सबको अपॉइंट किया जाता है हर पॉलिटिकल पार्टी में। अगर आप डायरेक्शन फॉलो नहीं करते तो ठीक है, हम थोड़ा टॉलरेट करेंगे, जैसे कांग्रेस ने शशि थरूर को थोड़ा टॉलरेट किया। लेकिन अगर आप वोटिंग से एब्सटेन करते हैं, वोट नहीं करते जैसा विप ने कहा, तो प्रॉब्लम होगी, डिफेक्शन का केस भी हो सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि डिफेक्शन से रिलेटेड है आपका 10th शेड्यूल, जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 के 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। मिनिस्टर बनाने के
के लिए अयोग्यता। आपको आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी भी याद होना चाहिए, जो कहता है कि अगर कोई मेंबर डिफेक्शन के ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई होता है तो वो मिनिस्टर अपॉइंट होने के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। मतलब अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई हैं तो आप मिनिस्टर भी नहीं बन सकते। आपने ऑलरेडी ये देखा है, इजंट इट क्लियर? डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला। अब 103 पर आते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला कौन लेगा? फैसला लेने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर से जैसे हमने आर्टिकल 74 के थ्रू देखा कि प्रेसिडेंट अपने एडवाइस पर काम नहीं करते, वो पीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर काम करते हैं। तो इस केस में पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ, वो इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पर काम करते हैं। प्रेसिडेंट के एडवाइस के बिना प्रेसिडेंट अपना फैसला अनाउंस नहीं कर सकते। किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने की उनकी पावर डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है। उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना होगा। अयोग्यता के बिना सिंगिंग और वोटिंग पर जुर्माना। मतलब अगर आपने ओथ नहीं ली है, अगर आप क्वालिफाइड नहीं है और आप ये जानते हैं और फिर भी आप हाउस के पर सिंगिंग और वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 500 रुपए का हेवी फाइन एमपीज पर लगेगा। हाँ, अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो 1000 रुपए का चालान लगेगा। और अगर वो बिना ओथ लिए डिस्क्वालीफाई है और फिर भी बैठा है तो वो सिर्फ 500 रुपए के लिए पुअर है, राइट? वो पुअर लोग हैं ब्रदर। ओके, 105। वो खुद अपनी सैलरी डिसाइड करते हैं। पार्लियामेंट के मेंबर्स की पावर और प्रिविलेजेस क्या हैं? एमपीज के अधिकार और लेजिस्लेटिव प्रक्रिया। एमपीज के विशेषाधिकार। सबसे बड़ा विशेषाधिकार तो ये है कि मुझे लगता है वो खुद ही अपनी सैलरी डिसाइड करते हैं। वेल, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच लिखा है। आप कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, कुछ भी कह सकते हैं। सर, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 में हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पढ़ते हैं, क्योंकि 19 के क्लॉज 1 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में दिया गया है। 19 क्लॉज 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं कि आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, आप सोवियत यूनिटी को खतरे में नहीं डाल सकते, इंडिया की इंटेग्रल सॉवरेनिटी एंड यूनिटी को खतरे में नहीं डाल सकते, और ये ठीक है। आप सोशल ऑर्डर और मोरालिटी को स्पॉइल नहीं कर सकते, जैसे रणवीर अलाहाबाद और समय रैना ने किया था। तो उनके साथ क्या हुआ था फिर पता है आपको? क्या ये सब इन लोगों के लिए भी सेम है? सदन में भाषण की स्वतंत्रता, क्या ये इन लोगों के लिए सेम नहीं है? सर, ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, गली भी दे सकते हैं। समय रैना ने जो रणवीर अलाहाबाद में कहा वो भी कह सकते हैं। इवन तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उन्हें टच भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की इम्यूनिटी मिली हुई है। पार्लियामेंट के अंदर आप कुछ भी कहें, आपकी पार्लियामेंट, आपका हाउस, आपकी लैंग्वेज के लिए आपको पनिश कर सकता है। 10 दिन के लिए यहाँ दिखाई नहीं देंगे, पूरे सेशन के लिए आपको एक्सपेल कर देंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहेंगे दिखाई नहीं देंगे, ये उसका खुद का मैटर है। कोई थर्ड पार्टी फ्रीडम ऑफ स्पीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। उन्हें कोर्ट प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी मिली हुई है। जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है और उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक कोई सिविल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ इनिशिएट नहीं की जा सकती। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं। एमपीज की सैलरी, 106 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी भी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अब हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पर आते हैं, देखते हैं कि लॉ कैसे बनता है। सबसे पहले हम ऑर्डिनरी बिल देखेंगे। आर्टिकल नंबर 107 में बिल्स को इंट्रोड्यूस करने और पास करने के बारे में लिखा है। बिल इंट्रोड्यूस होगा और फिर वो पास होगा। बिल किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, लोकसभा के सिवाय, जो सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। साधारण बिल तो आर्टिकल नंबर 107 कहता है कि ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में आ सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। फिर से मनी बिल नहीं, क्योंकि वो बिल लोकसभा में ही आ सकता है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि बिल लैप्स कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले बिल किसी भी हाउस में आ सकता है और आपको उसे दोनों हाउसेस से पास करवाना होगा। ये इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो ये कि बिल का अनडिसोल्यूशन में लैप्स होने का क्या मतलब है। एक सेकंड वेट कीजिए। एडजुडिकेशन, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, ठीक है, इसके लिए आपको एडजुडिकेशन एटसेट्रा समझाना होगा। 1985 में हमने देखा था कि पार्लियामेंट के सेशंस डिस्कस हो रहे थे। प्रेसिडेंट समन्स, प्रोरोगेशन, रिजॉल्व, ये सब यहाँ लिखा था। मैंने एडजुडिकेशन के बारे में थोड़ा समझाया था। अब आप एडजुडिकेशन, प्रोरोगेशन और डिसॉल्व में डिफरेंस समझ सकते हैं। एडजुडिकेशन हाउस की सिटिंग या मीटिंग के लिए होता है। अब मीटिंग और सिंगिंग क्या है? देखिए, इन लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन का एक
एक दिन 11 बजे से पहले और पोस्ट लंच सिंगिंग होता है। उनका पहला घंटा 12 PM से शुरू होता है, फिर 12 बजे से 1 PM तक उनका नेक्स्ट घंटा शुरू होगा। इसके बाद एक ब्रेक होता है। फिर ब्रेक के बाद क्या होगा? ब्रेक के बाद उनकी प्रोसीडिंग्स 2 बजे से फिर से शुरू होंगी। अब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का ये पहला घंटा क्वेश्चन आवर कहलाता है, जिसमें मिनिस्टर्स या प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो 3 तरह के होते हैं: स्टार्ट, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। स्टार्ट क्वेश्चंस के लिए ओरल आंसर की जरूरत होती है, यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हैं, सप्लीमेंट्रीज फॉलो कर सकते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चंस में रिटन आंसर की जरूरत होती है और यहाँ सप्लीमेंट्रीज फॉलो नहीं कर सकते। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस में कम से कम 10 दिन का नोटिस देना होता है, फिर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और प्राइवेट मेंबर्स जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं जो मिनिस्टर्स नहीं हैं। याद रखिए कि पहला घंटा क्वेश्चन आवर होता है, फिर उसके बाद आपका 0 आवर आता है, जिसे 0 पीरियड भी कहा जाता है। और 0 आवर में दिन का एजेंडा डिसाइड होता है। यहाँ क्या डिसाइड होता है? दिन का एजेंडा डिसाइड होता है कि नेक्स्ट हम कब मिलेंगे, क्या डिस्कस होगा, वो यहाँ डिसाइड होता है। ये एक सिटिंग है और एक मीटिंग में मीटिंग्स डिफरेंट होती हैं। जैसे मान लो 10% लोग नहीं हैं तो हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे या कल मिलेंगे। प्रोरोगेशन और डिसॉल्व। प्रोरोगेशन में क्या होता है? सेशन एंड हो जाता है, सेशन डिसमिस हो जाता है, सेशन टर्मिनेट हो जाता है। और डिसॉल्व क्या है? डिसॉल्व में पूरा हाउस टर्मिनेट हो जाता है, हाउस ही डिसॉल्व हो जाता है। ये सिर्फ लोकसभा के लिए अवेलेबल है और राज्यसभा के लिए नहीं। इट एंड्स द सेशन और एंड्स द एंटायर हाउस। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हो सकता है, ये सिर्फ लोकसभा में हो सकता है। प्रेसिडेंट ये दोनों फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? अडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब है हाउस को अडर्न करना बिना रीअसेंबली के लिए डे बताए। जनरली ये प्रोरोगेशन से पहले होता है। जो बिल होते हैं वो इन दोनों केसेस में लैप्स नहीं होते, डिसॉल्व के केस में वो लैप्स हो जाते हैं। बिल कब लैप्स होते हैं? सब बिल लैप्स होते हैं सिर्फ 2 बिल छोड़कर। एक बिल जो राज्यसभा में इनिशिएट हुआ था और राज्यसभा में ही पड़ा हुआ है और उसी टाइम लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। अगर लोकसभा में ये बिल पास हो गया और अभी तक राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हुआ है तो आपका बिल लैप्स नहीं होगा। अगर प्रेसिडेंट ने जॉइंट मीटिंग बुलाई है तब भी आपका बिल लैप्स नहीं होगा। अगर बिल दोनों हाउसेस से पास हो गया है और प्रेसिडेंट की असेंट पेंडिंग है तब भी ये लैप्स नहीं होगा, ये नल एंड वॉइड नहीं होगा। जॉइंट सिटिंग प्रोसीजर 108 जॉइंट सिटिंग प्रोसीजर के बारे में है। ऑर्डिनरी बिल के साथ क्या होता है? सबसे पहले ये लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी आ सकता है, इनिशिएट हो सकता है। लेट्स अज्यूम कि ये लोकसभा में पास हो गया है तो ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा के पास टाइम है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और उसके बाद क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। लोकसभा में बिल पास हो गया है, राज्यसभा ने 6 महीने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया या रिजेक्ट कर दिया या लोकसभा को ऐसी डिमांड्स भेज दी कि इसमें अमेंडमेंट्स करें जो लोकसभा को एक्सेप्टेबल नहीं है। डेडलॉक और जॉइंट सिटिंग। डेडलॉक एंड जॉइंट सिटिंग, इन 3 चीजों में डेडलॉक होता है और इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं और वहां बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाना होता है। अब तक इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में 3 बार जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को पास करने के लिए, टेरर प्रोहिबिशन बिल और बैंकिंग सर्विस कमीशन को पास करने के लिए। याद रखिएगा, टेररिस्ट ने बैंक में जॉब लेकर पैसे ले लिए। इस तरह से 3 बार जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है। मनी बिल की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ मनी बिल। 109 मनी बिल की प्रोसीजर की बात करता है कि मनी बिल की प्रोसीजर क्या होगी। सबसे पहले मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ओरिजिनेट हो सकता है, वो राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं हो सकता। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा को दिया जाता है, जिसके पास सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है। राज्यसभा उस पर एक्ट कर सकती है और उसके पास अमेंडिंग पावर नहीं है। उसकी पावर रेकमेंडिंग पावर है, यानी आप खुद अमेंडमेंट नहीं कर सकते। आप लोकसभा को रेकमेंड करने को कह सकते हैं कि आप अमेंडमेंट करें और लोकसभा पर डिपेंड करता है कि वो उन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास बहुत लिमिटेड पावर होती है। ये भी याद रखिएगा कि मनी बिल को कौन सर्टिफाई करता है एज अ मनी बिल, इस पावर के बारे में लोकसभा के स्पीकर को पता है। मनी बिल की परिभाषा 110 जो 0 है, मनी बिल की डेफिनेशन की बात करता है। ये प्रोसीजर बताएगा कि ये लोकसभा में आ सकता है, ये ओरिजिनेट हो सकता है, ये राज्यसभा में जाएगा, जिसके पास इसके बारे में रिस्पॉन्ड करने के लिए सिर्फ 14 दिन है।
बिल दोनों हाउसेस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। इसीलिए प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट माना जाता है, क्योंकि बिना प्रेसिडेंट की असेंट के कोई बिल एक्ट नहीं बन सकता। प्रेसिडेंट की शक्तियां, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स होती हैं, जिनमें से एक है वो कंसेंट दे सकते हैं, जो एक पॉजिटिव पावर है। यहाँ वो नेगेटिव पावर भी यूज कर सकते हैं, जिसे वीटो कहते हैं। वीटो का मतलब है कि या तो वो उसे विदहोल्ड कर लें, जिसे हम एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, या वो उसे रिटर्न कर दें, जिसे हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, सस्पेंडेड वीटो, या वो उस पर कोई रिस्पॉन्स ना दें, जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं। रिफ्यूज कर देना, रिटर्न ना करना और रिस्पॉन्ड ना करना, इस तरह का वीटो होता है। सस्पेंसिव वीटो मनी बिल के केस में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मनी बिल प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस होता है। बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ली जाती है, तो आप इसे रिटर्न नहीं कर सकते। पॉकेट वीटो का उपयोग। क्या किसी प्रेसिडेंट ने कभी पॉकेट वीटो का यूज किया है? ऐसा एक बार हुआ है। पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और इसकी कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, तो इसे किसी भी टाइम पॉकेट वीटो किया जा सकता है। ज्ञानी ज़ैल सिंह ने किया था। ये 1986 में किया गया था। किस बिल के खिलाफ किया गया था? इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट बिल के खिलाफ 1986 में किया गया था। उस टाइम राजीव गांधी ने ये बिल पास करवा लिया था, जिसे ज्ञानी ज़ैल सिंह ने वीटो कर दिया था। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 एनुअल यहाँ से शुरू होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम शॉर्ट में बजट भी कहते हैं। प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा कि ये प्रेसिडेंट के नाम पर रखा जाता है। प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस के सामने एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर रखवाएंगे। प्रेसिडेंट के नाम पर रखा जाता है। इसे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसे तैयार कौन करता है? प्लीज कमेंट में बताइए कि बजट कौन तैयार करता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेसिडेंट के नाम पर रखा जाता है। प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड, राइट? तो ये चीज क्लियर है। बजट शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। 113 एस्टिमेटेड रिसीट्स का मतलब है सरकार ने कितने पैसे कमाए और कितने खर्च किए। डिमांड फॉर ग्रांट्स। हर मिनिस्ट्री की अपनी डिमांड होती है, या अगर हम जनरल में बात करें तो सरकार लोकसभा से डिमांड करती है कि हमें इतने पैसे चाहिए। सरकार लोकसभा से क्यों मांग रही है? सरकार तो सरकार है, सरकार तो बहुत पावरफुल है। सरकार लोगों से ज्यादा पावरफुल नहीं है। लोगों को लोकसभा में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में उनकी लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ द पीपल या लोकसभा के प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। बिना लोकसभा की परमिशन के आप 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते। किस फंड से? CFI से। CFI का मतलब है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहां टैक्स और टैक्सेस के सब पैसे आते हैं, यहाँ तक सब पैसे जमा होते हैं। बिना हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा की परमिशन के आप पैसे नहीं निकाल सकते। खर्च के प्रकार। सबसे पहले आप डिमांड करेंगे कि हमें इतने पैसे नहीं चाहिए। हर मिनिस्ट्री अपनी डिमांड करेगी। उस पर क्या होगा? अब वोटिंग होगी। CFI के 2 पार्ट्स होते हैं। 2 तरह के खर्च होते हैं। परमिशन सिर्फ खर्चों के लिए जरूरी है। इस खर्चे पर खर्चा किया जाता है जो नॉन वोटेबल है। सैलरी एक्सेट्रा इससे पे की जाती है। सैलरी एक्सेट्रा स्टॉप नहीं होनी चाहिए, रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। ये बिना वोटिंग के ही रखा जाता है। इसके पासिंग के लिए वोटिंग लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं। मनी बिल के टाइम राज्यसभा की पावर लिमिटेड होती है और हमारा बजट एक तरह का मनी बिल है। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मनी बिल का पार्ट है। राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर है, उसकी कोई वोटिंग पावर नहीं है, वो सिर्फ डिस्कस कर सकती है। जब उस पर वोटिंग होती है तो उसे ग्रांटिंग द मनी, दैट इज डिमांड फॉर ग्रांट कहा जाता है। आपको पैसे निकलवाने हैं, सरकार को पैसे निकलवाने हैं। एप्रोप्रिएशन बिल पास करवाए बिना एग्जीक्यूटिव पैसे नहीं निकलवा सकती। एप्रोप्रिएशन बिल, दैट इज ये एप्रोप्रिएशन बिल भी पास करवाना होता है, तभी पैसे निकाले जा सकते हैं। कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकलवाने के लिए ये जरूरी है। फंड के प्रकार। कंसोलिडेटेड फंड के बारे में बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 266 के अंदर दिया गया है। इसी तरह से एक पब्लिक अकाउंट भी होता है जो एग्जीक्यूटिव के हाथों में होता है, सरकार के हाथों में होता है। उससे पैसे निकलवाने के लिए पार्लियामेंट यानी लोकसभा की कोई जरूरत नहीं होती। एक और है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 267 में, और उससे पैसे निकलवाने की पूरी पावर सरकार के पास होती है, मेनली प्रेसिडेंट के पास।
अगर आपको पैसे निकलवाने के लिए परमिशन लेनी है तो आपको यहीं से लेनी होती है। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दी गई है। आपके पैसे खत्म हो गए या ड्यूरिंग द टर्म आपको लग सकता है कि ये 5 ईयर टर्म है, क्योंकि हर साल बजट प्रेजेंट किया जाता है कि आपको इतने ज्यादा पैसों की जरूरत होगी जितने मांगे गए थे, तो आपको कुछ एक्सेस में ग्रांट की जरूरत होती है। सप्लीमेंट्री चाहिए होता है। एडिशनल का मतलब है कि कोई एडिशनल ड्यूटी आ गई जो बजट के टाइम मेंशन नहीं थी, लेकिन अब वो सडनली आ गई है, तो उसके लिए पैसों की जरूरत है। पैसे खत्म हो गए हैं, सप्लीमेंट्री सेशन के दौरान करना होता है। आपको पता चल गया, राइट? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। ये भी याद रखिए, उस टाइम अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको ये सब ग्रांट्स पास करवानी होती है। वोट ऑन अकाउंट और फाइनेंशियल बिल। वोट ऑन अकाउंट और फाइनेंशियल बिल। 11 वोट ऑन अकाउंट। अब ये सब काम नहीं करता तो आप इसे छोड़ सकते हैं। 117 वोट ऑन अकाउंट। अब ये सब काम नहीं करता तो इसीलिए आपको ये पूछा भी नहीं जाता। 117 में फाइनेंशियल बिल के बारे में दिया गया है। याद रखिएगा, फाइनेंशियल बिल्स क्या होते हैं? वो मनी बिल का पार्ट नहीं होते हैं। मनी बिल फाइनेंशियल बिल का पार्ट होता है। मनी बिल्स फाइनेंशियल बिल होते हैं। मनी बिल्स फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, पर वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। फाइनेंशियल बिल फाइनेंशियल बिल होता है। फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 में दिया गया है। मैं इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, क्योंकि 2 तरह के फाइनेंशियल बिल्स होते हैं। दोनों आर्टिकल 117 क्लॉज 1 और क्लॉज 3 में दिए गए हैं। सिर्फ ये याद रखिए यहाँ क्या होता है। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, और ये सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। राज्यसभा के पास सिर्फ रिकमेंडिंग पावर होती है। 14 दिन का टाइम होता है। यहाँ क्या होता है, क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप के हैं तो मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। सिर्फ ये याद रखिए, यहाँ प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होती है और ये सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। इसके बाद ये किसी भी ऑर्डिनरी बिल की तरह है, यानी राज्यसभा के पास लोकसभा के रिस्पेक्ट में फुल पावर है, इक्वल पावर। सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड है और ये सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। रेस्ट इसे ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है। ये रूल ऑफ प्रोसीजर 118 में दिया गया है। हर हाउस अपने खुद के रूल्स बना सकता है जो पहले से ही हाउसेस द्वारा बनाए गए हैं। फाइनेंशियल मामलों के लिए विशेष नियम 119 प्रोसीजर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस ठीक है, और स्पेशल रेगुलेशन फॉर बजट फाइनेंस मैटर्स तो फाइनेंशियल बिजनेस को ट्रांसलेट करने के लिए आर्टिकल 119 में है। 120 में कौन सी लैंग्वेज यूज होगी? पार्लियामेंट में इंग्लिश और हिंदी यूज होगी, या मेंबर्स अपनी मदर टंग में भी एड्रेस कर सकते हैं अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन्हें परमिशन देते हैं। अगर वो उन्हें अप्रूवल देते हैं कि हाँ, आप अपनी मदर टंग में और इंग्लिश और हिंदी के अलावा किसी और लैंग्वेज में स्पीक कर सकते हैं। 121 में कहा गया है कि पार्लियामेंट में जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं करना है। आप अंदर क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो करना है करें, लेकिन जजेस के बारे में डिस्कस नहीं करना है। न्यायपालिका और संसदीय समितियां, न्यायपालिका पर चर्चा ना करना। ये जजेस पागल हैं, जुडिशरी बिक चुकी है, जजेस करप्ट हैं, क्योंकि इससे जुडिशरी में लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जजेस को कहा गया था कि ये मत करो। सुनो, तुम भी ये मत करो कि पार्लियामेंट को कर्ज कर रहे हो, क्योंकि दोनों क्यों किया गया? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेकर्स को पता था कि फ्यूचर में ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाएंगे, जो कि है स्पेशली एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। फिर भी आर्टिकल 15 में मेंशन किया गया है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट रहना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की गई है। इसलिए कोर्ट ने पार्लियामेंट को कहा कि जजेस के कंडक्ट के बारे में डिस्कस मत करो, और यहाँ कोर्ट को कहा गया कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में डिस्कस मत करो। प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव शक्ति अब तक क्लियर है। हमारा लास्ट आर्टिकल इसमें आर्टिकल नंबर 123 है। अब हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से चैप्टर में एंटर हो गए हैं। हम चैप्टर नंबर 3 में एंटर हो गए हैं। चैप्टर 3 में सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 123, जो प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बात करता है। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है ऑर्डिनेंस। मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां लॉ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए और लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट उस केस में क्या कर सकते हैं? वो एक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, जो प्रेसिडेंट की टेम्पररी पावर होती है लॉ बनाने की। लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में आएंगे तो उसे 6 हफ्तों के अंदर अप्रूव करना होगा। अगर नहीं किया तो वो सेशन खत्म, वो बिल गया। 2 सेशंस के बीच मैक्सिमम गैप 6 महीने का हो सकता है। तो अगर कोई ऑर्डिनेंस अप्रूव हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो उसकी मैक्सिमम लाइफ 6 महीने और 6 हफ्ते ही हो सकती है। संसदीय समितियां, 2 तरह की संसदीय समितियां होती हैं। एक परमानेंट नेचर की होती हैं और दूसरी टेम्पररी नेचर की होती है। परमानेंट वंस को स्टैंडिंग कमेटी और टेम्पररी वंस को एड हॉक कमेटी कहते हैं। स्टैंडिंग में हम फाइनेंशियल कमेटी भी पढ़ते हैं।
वित्तीय समितियां, फाइनेंशियल कमिटीज। 3 तरह की फाइनेंशियल कमिटी है। एक पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इन 2 कमिटीज में मैक्सिमम 22 मेंबर्स हो सकते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से होंगे और 7 राज्यसभा से। यहाँ भी लोकसभा से 15 मेंबर्स हो सकते हैं, राज्यसभा से 7 और 30 मेंबर्स राज्यसभा से। एस्टिमेट्स कमिटी में लोकसभा और राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता। समानताएं और अंतर। अगर हम तीनों में सिमिलैरिटीज की बात करें तो तीनों में कोई मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता, यानी कोई मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता। मिनिस्टर कौन होता है? वो जिसके पास पोर्टफोलियो होता है। जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होता वो प्राइवेट मेंबर होता है। उन सबको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्ट किया जाता है। उनका टर्म 1 साल का होता है। ये सब में कॉमन है। मैंने आपको बता दिया उनका टर्म क्या है। समितियों की स्थापना बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू सेट किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चिल्ला रिफॉर्म्स भी कहते हैं, इसे 1921 में एस्टैब्लिश किया गया था। इन दोनों के बारे में बात करें तो वो जॉन मताई कमेटी की रिकमेंडेशन पर सेट किया गया था। इसे कृष्णा मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पर सेट किया गया था। ये नोट करने लायक है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो एस्टिमेट्स कमेटी बनी थी वो 1950 में बनी थी। ये फैक्ट याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में इसे किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, आपको ये याद रखना होगा। मैंने आपको बता दिया कि इसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं। विभागीय समितियां, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज भी हैं। इसमें 24 कमिटीज हैं, लोकसभा से 16, राज्यसभा से 8। मैक्सिमम 31 मेंबर्स हो सकते हैं, लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10। स्पीकर 3 कमिटीज का मेंबर और चेयरमैन होता है। वो रूल्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी का चेयरपर्सन होता है। डेप्यूटी चेयरमैन को ये प्रिविलेज है कि वो जिस कमेटी का मेंबर बनता है ऑटोमेटिकली उसका चेयरमैन बन जाता है। हमने पार्लियामेंट्री प्रोसेस फिनिश कर लिया है, कमिटीज भी फिनिश कर ली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में भेजो। एसएससी प्रेप के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में मिलते हैं।